तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक और सब वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो कैसे आप लोग? आई होप कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो अभी जो हम देखेंगे ना, मॉडल पेपर सेट 4 देखेंगे एसपीटी पब्लिकेशन का। मैं गारंटी देता हूँ, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नंबर 1 एंड 100% श्योर सक्सेस। अगर आप इस मॉडल पेपर से प्रिपेयर करते हैं तब 100% सक्सेस होइएगा। और अगर एग्जाम देके आते हैं ना, तो एक भी क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के बाहर से नहीं रहता है। इसलिए ये मॉडल पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल होगा। इसलिए सेट 1 एंड 2 एंड 3 का पूरा कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिए। तो अभी जो हम देखेंगे ना, सेट 4 देखेंगे। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। व्हाट्सअप मेरा ग्रुप देंगे, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो ग्रुप में मिल जाएगा इसका पीडीएफ लिंक। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो बताइए, ये जो किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल कहा, रॉबिन्स कहा, एडम स्मिथ कहा, जेके मेहता कहा। अगर आपसे कोई अर्थशास्त्र का डिफिनेशन पूछना है तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये जो कहे थे ना, कौन कहे थे? तो एडम स्मिथ कहे थे। तो इसका आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और जो क्वेश्चन मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट होगा ना, उसको स्टार कर देंगे, समझे? तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। वरिष्ठ अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत उद्योग, या इनमें से सभी? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे क्या होगा? इनमें से सभी का जो अध्ययन किया जाता है वरिष्ठ अर्थशास्त्र में ही किया जाता है। चलिए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो बताइए किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? वरिष्ठ अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र, उपरोक्त में से दोनों? ये दोनों के अंतर्गत किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न अर्थशास्त्री में कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है? ये पूछ रहा है नहीं बल्कि नहीं है। तो जेबी से जो देख रहे हैं ना, ये है कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है? बताइए किसने कहा? मार्शल कहे, फ्रेडमैन कहा, किंग्स कहा, या इनमें से कोई नहीं? अगर पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे फ्रेडमैन है ना, ये कहे कि अर्थशास्त्र में कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 है कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है। बताइए कि साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था होती है, कैसी होती है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध होती है अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, या मिश्रित अर्थव्यवस्था, या उपरोक्त सभी? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, उपरोक्त सभी होगा। ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए, सीमांत अवसर लागत निम्न में कौन है? ये पूछ रहा है कि सीमांत अवसर लागत निम्न में से कौन है? तो ये जो देख रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए 8 है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन सेट 1 में भी था, 2 में भी था, अभी भी है। तो बताइए कि अवसर लागत का आर्थिक क्या नाम है? तो आर्थिक लागत होगा। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। इसको तो स्टार ही करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 9 है कि उदासीन वक्र होता है। उदासीन वक्र कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर उन्नतदार होता है या फिर मूल बिंदु की तरफ उन्नतदार? तो क्या होता है? तो मूल बिंदु की ओर उन्नतदार होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है कि किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता उपभोग है, उपयोगिता है, गुण है, या रुचि है? तो क्या है? ये उपयोगिता है। समझ गए ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में मेरा, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, या वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए? सीमांत उपयोगिता और मूल्य का कोई संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा। तो इसका आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता। चलिए उसका देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता होती है अधिकतम होती है, घटने लगती है, घटती दर से बढ़ती है, या फिर क्या होती है? इनमें से कोई नहीं होती। तो बताइए किसका जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्या होता है? जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटने लगती है। क्या होगा इसका आंसर? ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु की मांग वक्र डी से खिसककर कैपिटल डी हो जाती है, तो खिसकाव के कारण है। तो यहाँ कारण पूछ रहा है, यहाँ फिगर देखिए और समझिए कि फिगर में क्या है। देखिए, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है। चलिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है, दाईं तरफ, बाईं तरफ, या ऊपर की ओर, या नीचे की ओर? तो बताइए किसका आंसर क्या होगा? बाईं की तरफ खिसक जाती है। किस तरफ खिसक जाती है? जैसे कि अभी खिसक गया है, तो किधर? बाईं की तरफ खिसक जाती है। चलिए क्वेश्चन मेरा 15 है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है?
पूरा का इसका पहले हम समझा चुके हैं। पूरे एक जगह के जैसे चाय की जगह पर कॉफ़ी पी लेना, साइकिल से जाने के बजाय मोटरसाइकिल से चल जाना, ऐसे को हम पूरक बोलते हैं। जैसे चाय तथा कॉफ़ी, चाय की जगह कॉफ़ी पी लेते हैं, कभी कॉफ़ी की जगह हम चाय पी लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पूरक। क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, मांग में विस्तार का कारण है। मांग में विस्तार का क्या कारण है ये पूछ रहा है। मांग में जो विस्तार का कारण है, दी हुई वस्तु की कीमत का गिर जाना। समझ गए? मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, यहाँ पूछ रहा है कि मांग की जो लोच होती है ना वो कितने प्रकार की होती है। तो मांग की लोच होती है ना वो हमेशा 6 प्रकार की होती है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 18 है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। जो मेरा वेरी इंपॉर्टेंट वस्तु है, आइटम्स है, उसकी मांग की लोच कैसा होता है वही पूछ रहा है, तो शून्य होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। बताइए कि मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। देखिए, कीमत में परिवर्तन कारण मांग में परिवर्तन, यही इसका अभिप्राय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% परिवर्तन के कारण मांग 60% परिवर्तन हो जाती है तो लोच होगा, तो -1.5 होगा। चलिए क्या है, एक रिजु रेखी मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच है, शून्य होगी या फिर इकाई होगी, तो क्या होगी? इकाई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 22 है, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद क्या होता है? क्या होता है बताइए, क्या होगा? तो ये औसत उत्पाद के समान होता है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। ध्यान दीजिए, पूछा उत्पत्ति का साधन नहीं है। भूमि, श्रम, मुद्रा, तो क्या मुद्रा उत्पत्ति का साधन है? क्या होगा 22 का आंसर? 3 सी होगा। 23 का सी होगा। चलिए 24 का देखिए कि निम्न में कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को जो व्यक्त करता है ना, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ जो चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र क्या प्रदर्शित करता है? कुल स्थिर लागत या कुल परिवर्तनशील लागत या कुल लागत या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि कैसा चित्र प्रस्तुत कर रहा है। तो जो प्रस्तुत कर रहा है ना, कुल परिवर्तनशील लागत को प्रस्तुत कर रहा है। समझ गए? चलिए आगे देखिए 26 से मेरा औसत लागत वक्र का आकार होता है। बताइए औसत लागत वक्र जो होता है उसका आकार कैसा होता है? यू अक्षर जैसा होता है, समकोण, अति पर जैसे एक्स अक्ष समानांतर, इनमें से कोई नहीं। तो पता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कैसा होता है? यू अक्ष के जैसा होता है। चलिए यू अक्षर के जैसा होता है। औसत स्थिर लागत वक्र डैश है। औसत स्थिर लागत वक्र डैश है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? एक्स समांतर सीधी रेखा या वाई अक्ष समांतर सीधी रेखा। तो देखिए गिरता है तब अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सी होगा, औसत स्थिर लागत का। निम्नलिखित में 28 है, निम्नलिखित में सीमांत लागत की गणना करने के लिए कौन सी सूत्र है? तो यहाँ सीमांत लागत की गणना करने का जो सूत्र है ना, यहाँ वो सूत्र पूछ रहा है। तो सीमांत लागत की गणना करने का कौन सूत्र है? ये सूत्र है। चलिए आगे देखिए 29, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है। क्या होता है एकाधिकारी एवं अधिकारी प्रतियोगिता में? AR=MR या फिर AR > MR। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। चलिए निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? यहाँ कथन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिए औसत आगम बराबर औसत आगम और कीमत एक है, ये भी सही है। औसत आगम रेखा की मांग रेखा होती है, ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर होगा? सी होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 31 है, निम्नलिखित में किस बाजार की दशा में सीमांत आगम MR शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है? बताइए किस बाजार में? एकाधिकार में नहीं होगा, एकाधिकारी प्रतियोगिता में नहीं। ऋणात्मक निम्नलिखित किस बाजार सीमांत आगम MR शून्य ऋणात्मक हो सकता है? यहाँ नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है कि हो सकता है, तो मतलब इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, मतलब इसका आंसर सी होगा। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में ये तो देख ही चुके हैं, 32 भी देख लिया, औसत आगम। अब 33 है कि औसत आगम इसके समान है, कुल आगम कुल उत्पादन का भाग है, कीमत है, या फिर इनमें से कोई। देखिए औसत आगम ये भी समान होता है और ये भी समान होता है। समझ गए? देखिए तो क्या होगा इसका आंसर? 33 का आंसर सी होगा। चलिए संकलन चित्र प्रदर्शित करता है। यहाँ जो चित्र देख रहे हैं ना आप, वह चित्र क्या प्रदर्शित करता है? लोचदार पूर्ति का या पूर्णतः बेलोचदार का, या पूर्णतः लोचदार पूर्ति का या बेलोचदार पूर्ति का। तो ये जो प्रदर्शित करता है ना, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति का। समझ गए? चलिए 35 है, एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फॉर्म कीमत निर्धारक होती है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल होती है, या फिर कीमत विभेद संभावना हो सकती है। उपयुक्त में से सही पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना, उपयुक्त में से सभी। चलिए समरूप उत्पाद विशेषता है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता के लिए, केवल पूर्ण
अल्पाधिकार के लिए ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता के लिए। चलिए 37, किस बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है? बताइए कि किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में। 38 है, पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये कथन पूछ रहा है कि इस कथन में से कौन सा कथन सही है। देखिए, फर्म की कीमत प्राप्तकर्ता होता है और कीमत निर्धारक नहीं, ये भी कथन सही है। फर्म की मांग पूर्णतः बेरोजगार होती है, ये भी कथन सही है। औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए आगे देखते हैं कि 39 में क्या क्वेश्चन है। 39 में कि विशुद्ध प्रतियोगिता निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है? विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में कौन सा लक्षण है? बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशील, उत्पाद एक रूपता। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? उपयुक्त में से सभी होगा, डी होगा। चलिए 40 है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता पूछ रही है। देखिए, क्रेता और विक्रेता की अधिक संख्या होती है, ये भी एक विशेषता है। वस्तु की समरूप इकाई होती है, ये भी विशेषता है। बाजारों की दशा का पूर्ण ज्ञान होता है, ये भी विशेषता है। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? 40 का आंसर डी होगा। बाजार मूल्यों को परिभाषित किया जाता है। अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार या इनमें से सभी। पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो अल्पकालीन बाजार होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म है, कीमत निर्धारित करती है, कीमत या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो कीमत को ग्रहण करती है, समझ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन समय को कितनी अवधियों में बांटा है? 2, 3, 4 या 7? बताइए कितनी अवधियों में बांटा है? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 43 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। तो 3 अवधि में बांटा है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार्ट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए 44 है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है? यहाँ कारण पूछा है, जो हमारे मांग में परिवर्तन हो जाता है ना कभी कभी, उस परिवर्तन होने में क्या कारण है? देखिए, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, ठीक, ये होगा। उसके बाद क्या है? संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, एकदम सही है। जनसंख्या वृद्धि, तो उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा 44 का। चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 45 में फिर कथन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए अल्पकालीन निम्नलिखित, देखिए अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः विरोध कीमत केवल मांग की दशाएं प्रभावित कर होती है, ये भी सही है। पूर्ति वक्र की लोच समय अवधि पर निर्भर करती है, ये भी बात 100% सही। तो इसका जो आंसर होगा ना वो सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की शर्त है। यहाँ शर्त पूछ रहा है कि कैसा शर्त है? देखिए ये भी ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। तो उपयोगिता की शर्त नहीं, उपयोगिता की शर्त है, ना कि नहीं है। उपयोगिता की शर्त पूछ रहा है कि है कौन सा शर्त? तो ये दोनों शर्त है, ये भी होगा और ये भी होगा। चलिए मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है, मुद्रा में नहीं मापा जा सकता, संख्यात्मक के रूप में मापा जा सकता है, या ए बी दोनों। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ए एवं सी दोनों होगा, संख्यात्मक रूप में मापा जा सकता है एवं मुद्रा में मापा जा सकता है। समझे? मार्शल के अनुसार। देखिए बजट सेट के लिए आवश्यक है बंडलों में संग्रह, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय, या फिर उपरोक्त में से सभी। और पता है 48 का आंसर तो कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा। तो 48 का जो आंसर होगा ना उपरोक्त में से सभी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ 49 है कि ह्रासमान विस्थापन दर में वस्तु की एक की अधिक मात्रा, वस्तु दो की अधिक मात्रा, वस्तु एक एवं दो, ये ए बी में से दोनों। तो क्या होगा इसका आंसर? पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो क्या होगा? वस्तु की एक की अधिक मात्रा होगा एवं वस्तु एक एवं दो दोनों की अधिक मात्रा होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो डी होगा। चलिए अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो उपयोगिता का है ना वो क्या मतलब है? किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति से। समझे क्या मतलब है? चलिए 51 अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रो से लिया गया, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म, व्यापक, व्यक्तिगत या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे देखिए 52 में समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? समष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ विशेषता पूछ रहा है। अगर पता है तो कमेंट कर दीजिए। देखिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार एवं सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है, एकदम सही बात है। ठीक, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियों का अध्ययन किया जाता है, सही बात है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक चर, इसको भी सही बात है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन 53 है मेरा, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र निम्नलिखित में कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है?
आय रोजगार सिद्धांत, सामान्य कीमत स्फूर्ति सिद्धांत, व्यापार चक्रों का सिद्धांत या उपयुक्त में से सभी। पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर जो होगा ना क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना उपयुक्त में से सभी होगा, डी होगा। चलिए, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। व्यापक अर्थशास्त्र है जो उसकी उपयोगिता क्या है। सरकारी आर्थिक नीति का निर्माण करना, ये भी है। आर्थिक विकास, ये भी। संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, ये भी। इसका आंसर जो होगा ना उपयुक्त में से सभी होगा, 54 का आंसर। तो चलिए हम आगे देखते हैं 55 में क्या है मेरा क्वेश्चन। देखिए, वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। यहाँ पूछा जो वास्तविक प्रवाह है ना उसके अंतर्गत कौन शामिल है। वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, या ए भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो शामिल है ना, ए भी शामिल है और बी भी शामिल है, मतलब कि वस्तुओं का प्रवाह और सेवाओं का प्रवाह भी शामिल है। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 56 है, परिवार फर्मों को निम्नलिखित में कौन सी सेवाएं प्रदान करती है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, या उपयुक्त में से सभी। बताए तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वैसे इसका जो आंसर होगा ना, ये सभी सेवाएं प्रदान करती है। तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर डी होना चाहिए। चलिए, 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। 4 क्षेत्रीय मॉडल जो है ना उसको कौन कौन शामिल है। देखिए, सबसे पहले है ना परिवार है, फॉर्म है, सरकार है, विदेशी क्षेत्र, ये चारों शामिल थे। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और इसको तो स्टार ही कर लिए दोनों क्वेश्चन को। देखिए, द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। द्वितीय क्षेत्र में जो सम्मिलित है ना, तो बताइए कि द्वितीय क्षेत्र में जो कौन सी सेवा सम्मिलित है। तो इन्वेस्टमेंट का जो सेवा है ना वो द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है, समझ गए। चलिए उसके बाद देखिए 59 है, यदि किसी देश की विदेशों से प्राप्त निव्वल आय ऋणात्मक हो तो इस कंडीशन में क्या होगा। देखिए क्या होगा ना, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या होना चाहिए इसका आंसर 59 का सी होगा। चलिए आगे देखिए 60 का। देखिए कि किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य को कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय, या कुल घरेलू, या फिर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं, कुल घरेलू आय बोलते हैं, समझ गए ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है कि मुद्रा के कार्यों में सम्मानित होता है। मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित होता है मूल्य निर्धारण कार्य, मूल्य संचित करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना है, इनमें से सभी। तो पता है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि 64 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा। तो 64 का जो आंसर होगा ना तो इनमें से सभी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। चलिए, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। आरन पत्र, बैंक, ATM, या इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर क्या होगा ना, हम इनमें से सभी विधि से निकाल सकते हैं। चलिए, मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया था। रैगनर, फ्रीस, पॉल एजिंग, या मार्शल, या इनमें से सभी। तो पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कौन किया था। तो पॉल एजिंग किए थे। चलिए, बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। बैंक का एजेंसी कार्य क्या, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ट्रस्टी का कार्य करना, या लॉकर की सुविधा देना। तो इसका जो प्राथमिक कार्य एजेंसी का जो कार्य है ना, ट्रस्टी का कार्य करना, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 है, ATM का पूर्ण रूप है। आप सभी बताइए, इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। चलिए, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कारण है। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, कारण नहीं, कार्य पूछ रहा है, वैसे इसका आंसर यही होना चाहिए। प्रमुख कार्य क्या, साख नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों की जमा स्वीकार करना, या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इनमें से सभी होगा। चलिए, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। आरन पत्र, चेक, ATM, इनमें से सभी विधि के जरिए हम निकाल सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, व्यापारिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, निजी बैंक है, या इनमें से कोई नहीं है। पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या है। तो देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, SBI जिसको हम बोलते हैं, तो क्या है, व्यापारिक बैंक है। चलिए हम आगे देखते हैं कि मेरा 71 एंड 72 में मेरा क्या क्वेश्चन है। तो 72 में मेरा कि निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है, ये कथन पूछने वाला क्वेश्चन है। देखिए, केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है। बताइए सही बात है, एकदम सही बात है। केंद्रीय बैंक सरकार का स्वामित्व होता है। केंद्रीय बैंक देश में बैंकिंग प्रणाली का संचालन करता है, ये भी सही है। यह उपयुक्त में से सभी होगा। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा ना उपयुक्त में से सभी होगा। चलिए 73 है, व्यापारिक बैंक को अपनी कुल आस्तियों के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है, उसको नकद कोष अनुपात बोलते हैं, सर्वाधिक तरल अनुपात बोलते हैं, या ये भी दोनों बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बोलते। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर बोलते हैं सर्वाधिक तरल अनुपात बोलते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मेरा 74 है, निम्न में से कौन साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि है। बैंक के नकद कोष के अनुपात में परिवर्तन, उपभोक्ता साख नियंत्रण, खुले बाजार का कार्यक्रम, या बैंक दर में कमी। यह क्या होगा, बैंक दर में परिवर्तन। तो बताइए कि इसका आंसर जो होना है क्या होना चाहिए। तो उपभोक्ता साख पर नियंत्रण होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है। मुद्रा पूर्ति का नियम कौन करता है।
भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य बैंक या योजना आयोग करता है? तो बताइए कौन करता है? तो ये जो करता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? बी करता है। समझ गए। उसके बाद देखिए, साख मुद्रा का विस्तार होता है, CRR घटता है, बढ़ता है, या फिर ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साख मुद्रा का जो है ना विस्तार, साख मुद्रा का घट रहा है, अब प्लास्टिक मुद्रा का ज़्यादा हो रहा है। चलिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी? तो बताइए कि इसका जो आंसर होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? इसका जो है ना, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षण जो है ना RBI है, जो हर नोट पे लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, 78 है, केंद्रीय बैंक ऐसा करके ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। पुनः खरीद रेपो रेट को बढ़ाकर, या पुनः खरीदी दर से, या सरकारी प्रतिभूतियों को बेच कर। बताया तो इसका जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो किस कंडीशन में उपलब्धता को बढ़ा सकता है? तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेच कर ही बढ़ा सकता है, ना कि कोई और तरीका से बढ़ा सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन है मेरा 79 है कि केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है। केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है ना, वो कौन कार्य है? केंद्रीय सरकार का बैंक एजेंट, सलाहकार, बैंक का बैंक, या फिर नोट जारी करना, या फिर इनमें से सभी? तो जो केंद्रीय बैंक का जो मुख्य कार्य है ना, ये सभी है ना, ये केंद्रीय बैंक का ही कार्य है। चलिए आगे देखिए, 80 भारतीय रिजर्व बैंक है, केंद्रीय बैंक है, व्यापारिक बैंक है, सहकारी बैंक है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वो क्या है? केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। चलिए, राजकोषीय नीति के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? सार्वजनिक व्यय, या कर, या सार्वजनिक ऋण, या इनमें से सभी? तो इसका जो आंसर होगा ना, सेकेंड लास्ट है, बता देते हैं। वैसे लास्ट का क्वेश्चन नहीं बता, क्या होगा? कर होगा। चलिए, असंतुलित बजट है, असंतुलित बजट है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, आय व्यय से अधिक होता है, या आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, आय ऋण या नोट को छाप कर किया जाता है, या केवल ए और सी? पता है तो कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अपने चैनल से आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का वीडियो कम्प्लीटली अपलोड किया जाए, तो कमेंट कीजिए, तो सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड किया जाएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।